एक मिनट मित्र को बात 9 साल की उपलब्धियां आप गिना रहे हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री लगातार रैली में भी ये कहते रहे हैं कि उत्तर भारत एक एग्रो बेस एरिया है। यहाँ पर एमएसपी का एक बड़ा मुद्दा अभी जो सामने आ रहा है, हरियाणा के अंदर अभी भी चल रहा है। दूसरा, एमएसपी का क्या मुद्दा है? एमएसपी पर फसलें नहीं खरीदी जा रही हैं, सूरजमुखी की फसल नहीं खरीदी जा रही है। पिछले दिनों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लाठीचार्ज और आपके अलायंस पार्टनर जजपा के एक शुगर फैट के थे, उन्होंने रिजाइन भी दे दिए। ये किसानों पर लाठी नहीं पड़ी है, मेरे पर लाठी पड़ी है। सर, इसी में दूसरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि जितनी फसल होगी, जो लागत होगी और उसका 50% मुनाफा दिया जाएगा। ये बात सुरजेवाला जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी बात ये उठाई थी। क्या स्टैंड है सर इसका? देखिए, मैं सुरजेवाला जी की बात से प्रारंभ करना चाहता हूँ। उनकी 55 साल देश में सरकार रही, क्या कभी एमएसपी की गारंटी करने की बात उन्होंने कही थी? पहले अपने गिरेबान में झांक करके दूसरों पर टिप्पणी करना चाहिए। मैंने आज अखबार में पढ़ा था, मुझे ठीक पता नहीं है उन्होंने क्या कहा, उनके एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे, पर उन्होंने कहा कि एमएसपी तो बढ़ा दी लेकिन एमएसपी पर खरीद नहीं कर रहे, ये उन्होंने टिप्पणी की। मित्रों, दो तरह से एमएसपी पर खरीद होती है। एक गेहूं चावल की खरीद होती है, रिकॉर्ड दुरुस्त रहे और अगर आपको सुरजेवाला साहब मिले, क्योंकि सुरजेवाला साहब वकील हैं और शायद मैंने ऐसा सुना है कि वकील बिना पैसे के पैरवी करते हैं तो आधी अधूरी करते हैं, तो उन्होंने आधी अधूरी पैरवी बिना कागजों को देखे की हुई है। 2004 से 14 तक जितनी खरीद गेहूं की हुई, जितनी खरीद चावल की हुई, उसमें 90% ग्रोथ पिछले 9 साल में हुई है। इसलिए खरीद भी बढ़ी और एमएसपी भी बढ़ी है। देश के किसान को, मैं तो खुद किसान का बेटा हूँ, देश के किसान को हर बार एमएसपी इंक्रीज कराने के लिए ज्ञापन देने पड़ते थे, संघर्ष करना पड़ता है। मोदी जी की सरकार आने के बाद में 50% लाभकारी मूल्य मिले, इसको सुनिश्चित किया गया है और हर साल 50% से ज़्यादा लाभकारी मूल्य मिल रहा है। 3 दिन पहले ही घोषणा हुई है, आप सब ने देखा है। हमने कब, पहले मेरी बात सुन लो भैया, पूरी बात कर लें। मेरे को कोई जल्दी नहीं, आपको जल्दी हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। 50% लाभकारी मूल्य देना सुनिश्चित किया। क्या हमने कभी कल्पना की थी कि 2500 रुपये में बाजरा बिकेगा और बाजरा राजस्थान प्रदेश की सरकार खरीदेगी? वो सुरजेवाला जी को कहना कि पड़ोस में राजस्थान में उनकी सरकार है, जाकर के वहाँ को पूछें कि वहाँ का किसान 1200 रुपये में बाजरा बेचने के लिए क्यों मजबूर है, क्यों सरकार नहीं खरीदती? हरियाणा की सरकार खरीद रही। और जो है, जितने भी ऑयल सीड्स हैं उनकी खरीद जो है वो अलग प्रक्रिया से होती है, नेफेड उनकी खरीद करता है। नेफेड खरीद करने के लिए गारंटी जो है वो भारत सरकार देती है कि जितने रुपए में खरीद किया और वापस बेचा, उसके बीच में अगर कोई लॉस होगा तो इतनी रुपए की कम से कम गारंटी भारत सरकार की है। वो गारंटी जब मोदी जी की सरकार बनी थी तब 3000 करोड़ रुपए की थी, आज वो गारंटी 50,000 करोड़ से ज़्यादा की है। अगर मैं खरीद के क्वांटम को बात करूं तो चने में, क्योंकि ये मार्केट लिंक्ड है, जब ज़रूरत है तभी खरीद कर सकते हैं। बाकी मार्केट में प्राइस, पिछले बार गेहूं की प्राइस यूक्रेन वॉर के कारण से ज़्यादा थी तो खरीद के लिए गेहूं कोई दे नहीं रहा था, सब वो जिन लोगों को गाली दे रहे थे उन्हीं के गोडाउन में जाकर के बेच रहे थे लाइन लगा करके। सरकार ने पॉलिसीज़ को जिस तरह से ट्वीक किया, मैं कृषि मंत्री के नाते भी काम करने का अवसर मुझे मिला है। हमारे देश में तिलहन की खरीद न हो, तिलहन का लोग जो है उत्पादन न करें, इसको डिसइंसेंटिवाइज करने के लिए यूपीए की सरकार ने देश के खिलाफ षड्यंत्र किया था। मैं आंकड़ों की दुरुस्ती के लिए बताना चाहता हूं कि जो ड्यूटी पाम ऑयल पर 75% और 95% रॉ और प्रोसेस्ड की अटल जी की सरकार में थी, शरद पवार साहब ने यूपीए सरकार के कृषि मंत्री होने के नाते उसको 0.5% कर दिया था। उसके कारण से देश के किसान को सरसों का भाव नहीं मिल रहा था, क्योंकि 45 रुपये में पाम ऑयल आ रहा था। हमने उस ड्यूटी को बढ़ाया, उसके कारण से 3 साल इन्हें रॉ हमको सरसों खरीदनी नहीं पड़ी, एमएसपी से ज़्यादा में सरसों बिक रही। सूरजमुखी के एमएसपी जो है 8,650 रुपये तय हुई और सूरजमुखी की सरसों पे खरीद होगी। इसको देश की सरकार ने और प्रदेश की सरकार दोनों ने सुनिश्चित किया। आप इसके बारे में कहीं किसी को भी संशय पालने की और संशय से फैलाने वालों के कारण से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। मंत्री जी, हरियाणा में यमुना से और घग्गर से पानी दो बरसाती नदी हैं और घग्गर का पानी जो है वो कैंसर सबसे बड़ा उसमें एक बीमारी फैलाने का काम करता है। प्रदूषण और कैंसर का पर्याय बन चुकी है यमुना और घग्गर नदी, इनको लेके आपका मंत्रालय क्या काम करता है? देखिए, जहाँ तक यमुना का प्रश्न है, क्योंकि वो गंगा नदी की सहायक नदी है और दुनिया का सबसे बड़ा रिवर रिस्टोरेशन प्रोग्राम हमने गंगा के स्वच्छता, निर्मलता, अविरलता को लेकर के किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने
स्पष्ट मार्गदर्शन दिया था कि जब वो गंगा की बात करते हैं का मतलब गंगा का पूरा बेसिन है, और जब गंगा बेसिन की बात करते हैं तो गंगा की ऑर्डर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सारी ट्रिब्यूटरीज आती हैं, जिसमें यमुना भी एक है। पहले मेरी बात खत्म किए बिना मत करो यार, आप कहोगे जितनी देर रुकूंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैंने कहा उन सारी ट्रिब्यूटरीज पर हम एक साथ पहले गंगा के एक मेन स्टेम पे काम कर रहे थे। हमने जो है 38,000 करोड़ के निवेश के बाद गंगा के निर्मल अविरल करने में सफलता प्राप्त की है। ये मैं नहीं कहता, दुनिया के 22 करोड़ लोग जो कुंभ में आए थे उन्होंने सर्टिफाई किया है। यूनाइटेड नेशंस ने अभी डिकेड ऑफ रिस्टोरेशन मानते हुए पिछले 10 साल को जो दुनिया भर के 190 देशों में इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, उनकी श्रृंखला में, उनकी प्रविष्टियों में टॉप 10 इनिशिएटिव्स में एनएमसीजी को पाया है। अब उसकी सहायक नदियों पर भी हमने काम करना प्रारंभ किया है। यमुना पर देश का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट, सिंगल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हम बना रहे हैं, जो आने वाले 1 महीने बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी इनॉग्रेट करने वाले हैं। यमुना पर सीवेज ट्रीटमेंट करके उत्तर प्रदेश की रीचेज में उसको ट्रीट करके उसका पानी जो है वो रिफाइनरी को मिले, इसके ऊपर भी व्यवस्था की है ताकि नदी पर कम से कम पानी का बोझ बढ़े। और इससे आगे बढ़ करके पूरी दुनिया की नदियों में जब पानी होगा तभी वो पोल्यूशन से मुक्त रह पाएंगे। तो हम पोल्यूशन से मुक्त करने के लिए यमुना के अपर रीचेज में लखवार, किशाऊ और रेणुका जी में 3 बांध बना रहे हैं। और उन बांधों को पूरा होने के बाद में यमुना नदी में जिस तरह से गंगा में निरंतर प्रवाह रहता है उतना प्रवाह हमेशा रहेगा, और जब प्रवाह रहेगा तो निश्चित रूप से यमुना जो है वो स्वच्छ रहेगी। हालांकि ये सारे विषय राज्य सरकारों के विषय हैं, राज्य सरकारों को इसके ऊपर काम करना है। घग्गर नदी पे भी प्रदूषण की अगर चुनौती है तो नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टरेट की स्कीम्स के माध्यम से हरियाणा सरकार अगर उसके लिए अप्रोच करेगी, निश्चित रूप से हम उसके ऊपर भी काम करेंगे। सर अरविंद केजरीवाल और उनके जो तमाम जो मंत्री हैं बार बार कह चुके हैं कि जो नेता बीजेपी की बात नहीं मानता उनको ईडी या सीबीआई का डर दिखाया जाता है, जैसे कि वो हवाला भी देते हैं कि मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में फंसाया गया। मित्र, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। ये देश में परिपाटी बन गई है कि जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाता है वो एजेंसीज को दोष देता है, लेकिन देश में इस बात को हम सबको शायद संवेद स्वर से स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र भी है और सशक्त भी है। वो जब सत्येंद्र जैन साहब जेल गए थे तो पूरे इसी तरह का हा हुल्ला उसको लेकर के मनाया गया था, बजाया गया था, गाया भी गया था। 1 महीने में देश की सारे न्यायालय ने जब उनकी बेल रिजेक्ट कर दी, उसके बाद में पिछले 6 महीने में आपने सत्येंद्र जैन के बारे में एक भी टिप्पणी अरविंद केजरीवाल जी से सुनी है? देश की न्यायपालिका तो स्वतंत्र है, उसको तो अगर भारत की सरकार ने अगर किसी का दुरुपयोग किया तो 1 सेकंड में छोड़ देना चाहिए था। अब मनीष सिसोदिया जी देश के सारे कोर्ट्स में जा चुके हैं और सब जगह से उनकी बेल रिजेक्ट हो गई है। थोड़े दिन रुक जाइए, मनीष सिसोदिया जी का नाम भी बंद हो जाएगा, उसके बाद 2-3 और लाइन में वो आ जाएंगे, तब उनकी चर्चा शुरू हो जाएगी। सर, एक बेटी पढ़ाओ का नारा दे दिया है, लेकिन महिला पहलवानों को न्याय नहीं मिल रहा है। मैंने अभी पूरे विस्तार से कह दिया, मुझे लगता है आप भूल गए। 1 मिनट सरदार साहब पहले से। शेखावत जी, 9 साल में सरकार की उपलब्धियां बहुत है, कर्मचारी खिलाड़ी लगातार सड़कों पर रहे हैं, क्या कहना चाहते? देखिए, मुझे कर्मचारियों के विषय में, भारत सरकार के कर्मचारी सड़कों पर रहे, मैं इसके ऊपर कहीं आपकी बात से जो है एकात्मता नहीं रखता, ऐसा नहीं हुआ। सुनिए मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात करने के बाद ऐसा मत करो यार, मेरे को, मैं कहता हूँ ना, आप बीच में मत रोको, मैं आप जितनी देर कहोगे बैठो। जहाँ तक खिलाड़ियों का प्रश्न है, इस हिंदुस्तान में खेल के जगत का पूर्ण रूपेण रूपांतरण करने का काम माननीय मोदी जी की सरकार ने किया। मैं खुद खिलाड़ी रहा हूँ, मुझे देश के लिए और राज्य के लिए और यूनिवर्सिटीज़ के लिए, सबके लिए खेलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इधर जब खिलाड़ी पूरा खिलाड़ी बन जाता था ना, नेशनल लेवल पर मेडल जीत लेता था, तब सरकार उसका पहली बार हाथ पकड़ती थी। उसको अपने घर की ज़मीन बेच करके या अपने लोगों से मांग करके खिलाड़ी बनना पड़ता था। ये पहली बार देश में हुआ कि देश ने टॉप्स स्कीम लागू की, देश ने खेलो इंडिया स्कीम लागू की, और खिलाड़ियों को पहचान करके सरकार उनका हैंड होल्डिंग करके उनको बड़ा खिलाड़ी बनाए। ये व्यवस्था हुई उसके कारण से जितने लोग कंटिजेंट में जाते थे उतने मेडल देश में आने लगे। और रही बात किसानों की, देश के किसानों के विषय में जब कभी भी जहाँ कहीं भी चर्चा हुई है, एक नाम हमेशा लिया गया और वो नाम है डॉक्टर स्वामीनाथन का। अगर मैं किसानों के कल्याण के लिए नरेंद्र मोदी जी ने काम किया इसकी चर्चा करता
तो आप कहते हैं कि आप पार्टी के कार्यकर्ता हो इसलिए आप कर रहे हो। लेकिन स्वामीनाथन साहब ने खुद अखबार में आर्टिकल लिख करके कहा कि देश में अगर किसी एक सरकार ने कृषि क्षेत्र के समग्र समाधान और उन्नयन के लिए काम किया वो मोदी जी की सरकार है। देश में किसान कृषि क्षेत्र को देखने का नज़रिया जो था ना, मैं एक लाइन में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, वो था कृषि क्षेत्र की तरफ देखने का नज़रिया, वो प्रोडक्शन सेंट्रिक था, उत्पादन के ऊपर केंद्रित था। क्यों था? क्योंकि हमारे यहाँ खाद्यान्न की कमी थी। पहली बार देश में जितनी चुनौतियां, इन चुनौतियों का कारण क्या था उसको आइडेंटिफाई किया स्वामीनाथन साहब ने कि ओवर प्रोडक्शन हो गया। आज हमारा, आप जानते हो, चावल का ओवर प्रोडक्शन है, गेहूं का ओवर प्रोडक्शन है, जितनी देश की आवश्यकता है जितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा हम उगा रहे हैं। वो चुनौती है, इसलिए किसानी के कृषि व्यवस्था को, किसानी को लाभ केंद्रित दृष्टिकोण से देखने का नज़रिया माननीय मोदी जी ने एस्टेब्लिश किया। उसका परिणाम है कि किसान की आमदनी बढ़ी है, और जब देश में किसान की आमदनी बढ़ती है तब पर कैपिटा इनकम बढ़ती है। इसका सर्टिफिकेट तो मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, अभी सर्वे रिपोर्ट में आया है कि 86,000 रुपये जो 2014 में आमदनी थी वो बढ़ करके आज दुगनी के लगभग पहुंच चुकी है। हरियाणा में सर गठबंधन की सरकार है। एक मिनट, वो भाई साहब नीचे रह गए। अमित शाह जी की रैली है जी, और आपके संगठन के पुराने भाजपाई नेता मुख्यमंत्री से लेकर अब तक जो भी कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री जो भी आए उनका बहिष्कार कर रखा है, वो आते ही नहीं है। तो क्या भाजपा दो फाड़ हो गई है जी सिरसा के अंदर? देखिए, मुझे लगता है कि हमारे परिवार के विषय में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हम अपने आप कर लेंगे। सर फसल बीमा हरियाणा में योजना, सर गठबंधन की सरकार है, लेकिन गठबंधन की सरकार है, जजपा के साथ आपका गठबंधन है, लेकिन रोज आए दिन बयान आ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयान आ रहे हैं। क्या लगता है कि प्रेम कम हो गया है या असहज है? दोनों कब टूटे, यही जनता भी। देखिए, न तो प्रेम कम है और न असहजता है। जिस जगह में स्वस्थ पारिवारिक परंपरा हो वहाँ इस तरह के एक दूसरे के बारे में कोई टिप्पणी करना कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े हृदय के साथ में, जब बड़ी पार्टी होते हुए भी छोटी पार्टी के साथ में बड़े भाई के रूप में समझौता करके 55 साल अकाली दल के साथ में निकाल सकती है, तो मुझे लगता है कि ये सब विषय चर्चा के ही समाप्त हो जाते हैं। सर फसल बीमा योजना अच्छी है, लेकिन हर बार किसानों को प्रोटेस्ट करना पड़ता है, इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश बीमा अभी भी चल रहा है, धरना नहीं कर पाती। मुझे लगता है कि मैंने जितने आंकड़े देखे हैं, सरसा जिले में हरियाणा का सबसे ज्यादा जो है मुआवजे का भुगतान हुआ है सर यहाँ पे और देश के किसानों को। सर एक सवाल है मेरा, एक सेकंड यार, पूरा होने दो। सर एक सवाल है मेरा, ये जहाँ आप बैठे हैं ये कृषि प्रधान जिला है, सिरसा जिला है जो, लेकिन ये सबसे पहले टॉप में भी रहा है कृषि में, लेकिन जैसे जैसे कृषि बढ़ती गई नहरी पानी का अभाव बहुत कम हो गया। राजस्थान कनाल एक निकलती है जिसमें जिले के कोई भी आदमी पानी नहीं लगा सकता। तो हमारी एक ही मांग है कि सिरसा जिला को बड़ी नहर उपलब्ध कराई जाए, ताकि ये जो मुझे लगता है कि मैं आपकी यहाँ मांग एड्रेस करने के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जो आपका जवाब दे रहा हूँ। लेकिन देश का जल शक्ति मंत्री होने के नाते मैं आग्रह से आप सब लोगों को कहूँगा कि हमको कम से कम पानी में खेती करने की आदत को बनाना पड़ेगा, हमारी फसल चक्रों को बदलना पड़ेगा, अन्यथा आने वाले समय में हमारी चुनौतियां जिस तरह से बढ़ रही हैं ये निश्चित ही चिंता का विषय है, राज्य और सबके लिए होना चाहिए।